नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। देश में कोरोना का संकट चल रहा है। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी डिजिटल रैली करने की तैयारी कर रही है। बिहार विधानसभा के चुनाव के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संतोष के यादव, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। ये अपने बेहतरीन राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए भी जाने जाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी शुक्रिया संदीप जी। सर, पहला सवाल कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है अक्टूबर नवंबर में, इसे देखते हुए बीजेपी सबसे सारी पार्टियों से आगे बीजेपी जा रही है। रैली करने की तैयारी चल रही है, डिजिटल रैली। जी बिल्कुल। जी एक्चुअली अभी जो तैयारी चल रही है या जो जो सुनने में खबरें आई हैं वो ये हाँ आई है कि पूरा देश और दुनिया जो है कोरोना के संकट से गुजर रहा, तो इसी बीच इलेक्शन कराने की बात हो रही है, जिसमें हाँ फोन से मतदान कराने की भी बात हो रही है हाँ। और ऐसी ही तैयारियां चल रही है। तो हम्म निश्चित रूप से ये जो है इसमें टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के खेल में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रही है अभी तक। और हम्म निश्चित रूप से अगर ये ऑनलाइन इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी इसमें इस इलेक्शन में सभी पार्टियों से कहीं बहुत ज्यादा आगे दिखेगी। और हम्म। चाहे जिस रूप में वो आगे दिखे, इसके पीछे जो भी कारण हो, लेकिन सबसे ज्यादा आगे दिखेगी। जी तो संदीप। आपको क्या लगता है कि ये जो है ऑनलाइन ये पॉसिबल हो पाएगा? बाकी पार्टियां तैयार हो पाएंगी? देखिए ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि बाकी पार्टियां जो है विरोध की स्थिति में है। कहाँ हाँ किसी मुद्दे पर तो विरोध विपक्ष के तरफ से आता ही नहीं है। ये तो हाँ लग ही नहीं रहा है कि इंडिया में विपक्ष भी है और हाँ अस्तित्व में विपक्ष भी है। आप किसी हाँ। भी मुद्दे पर देखिए, तमाम मुद्दे पे सरकार जो है पूरी तरीके से विफल रही है। और आज के डेट में जो विफलता विपक्ष को गिनानी चाहिए वह हाँ देश की अदालत में बैठे कुछ जजेस गिना रहे हैं। मैं सभी हाँ जजेस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ जजेस ये कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ कहाँ गए। तो निश्चित हाँ। रूप से ये सवाल पूछने का जो अधिकार था वो विपक्ष को था और हम्म जिम्मेदारी भी विपक्ष की थी, लेकिन विपक्ष हम्म जो है पूरी तरीके से ऐसे सवालों से जो है वंचित रहा है। और जिस तरीके से विरोध होना चाहिए सत्ता पक्ष का, उस तरीके से नहीं हुआ है। तो मुझे हम्म ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का निर्णय लेती है तो जो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एंटिटी है वो उसका विरोध कर देगा और हम्म विपक्ष जो है इसका विरोध कर देगा। मुझे लगता है हम्म कि भारतीय जनता पार्टी अगर निर्णय लेती है तो हम्म सर्वसम्मति से जो है सभी लोग स्वीकार कर लेंगे। भले ही एक मैं मान रहा हूं कि एक जनता का बहुत बड़ा वर्ग है जो इस हम्म फैसले का और ऐसे फैसले का, तमाम फैसलों का, इस तरीके के फैसलों का विरोध करता रहा है, वो विरोध हम्म करेगा, ये मैं ऐसा मान रहा हूं। लेकिन जो विपक्ष के बड़े लीडर हैं तथाकथित, और जो हमारा विपक्ष है, जिस रूप से जिस एग्रेशन के साथ विरोध करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, भारतीय जनता हम्म। पार्टी की कार्यों का, उस तरीके से अभी तक विपक्ष जो है विरोध करने में सफल नहीं दिखा है संदीप लेकिन जी। एक बात सबसे जो समस्या खड़ी कर सकती है वो ये कि इसके पहले भी डिजिटल इंडिया की बात होती रही है। लेकिन डिजिटल इंडिया या ऑनलाइन वोटिंग की जब बात होगी, उनको कैसे तैयार किया जाएगा जो अशिक्षित हैं? क्योंकि बहुत बड़ा एक तबका है जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे है। तो ऑनलाइन क्या उनके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता? कैसे वो उनको कैसे डिजिटल इंडिया के साथ मतलब जोड़ा जाएगा? जो अभी मतलब कि बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जो फोन नहीं अच्छे से चला पाते, एंड्रॉइड फोन नहीं चला पाते, तो उनको कैसे इसमें शामिल किया जाएगा? देखिए हाँ, आपको दो चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ हमारे देश में एक भारत है और एक इंडिया है। तो हाँ जो लोग भारत के हैं उनकी सोच ये है कि सबका विकास हो और हाँ सबको साथ लेकर के चला जाए, सबको रहने का अधिकार हो, हर धर्म के लोग को बराबर का हक मिले। और जो हम्म इंडिया के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि मैं ही हूं सिर्फ,
मेरी ही हाँ। चले, मैं जो बोलूंगा वही आपको बोलना पड़ेगा, मैं जो खाऊंगा वही आपको खाना पड़ेगा, मैं जो पहनूंगा वही आपको पहनना पड़ेगा, नहीं तो आप हम्म। पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे। तो इस हम्म। तरीके का जिन लोगों का अप्रोच है, जो लोग बात बात में दूसरे को देशद्रोही बताते हैं, देश विरोधी बताते हैं और पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, तो उनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो उस तबके के बारे में सोचेंगे, वो हम्म। हमारे संविधान के बारे में सोचेंगे और हमारे देश के पूर्ण विकास के बारे में सोचेंगे और हर एक व्यक्ति को उसके अधिकार के साथ उसको विकसित होने का मौका देंगे। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। यही हाँ, वजह है कि आप देखेंगे कि जो लोग इंडिया के हैं, मतलब तथाकथित कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर समझ गया। सेगमेंट हाँ। से आते हैं, क्लास से आते हैं, वो हाँ। लोग आप हाँ। देखेंगे कि आरक्षण का विरोध करते हैं, क्योंकि उनको हाँ। ये लगता है कि अगर आरक्षण होता है तो मेरी मुझे मुझे जो फायदा पहुंच सकता है वो नहीं हम्म। पहुंचेगा। आप एक हम्म। बात इस पर ध्यान देंगे कि हकमारी किसी की नहीं हो रही है, हक की हम्म। बात नहीं हो रही, किसी का जी। हक रिजर्वेशन से नहीं मरने वाला है, लेकिन जो लाभ वो अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं आरक्षण नहीं होने पे, वहां उनको प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम्म। वो उस सिस्टम उस चीज का विरोध करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्लास है, जो डिसीजन मेकिंग क्लास है, उसमें भारत है ही नहीं। यही हम्म। वजह आपको देखेंगे कि अभी जो लॉकडाउन लागू की गई, तो उसके पहले जो मजदूरों की हालात हुई, एक तरफ वो लोग थे जो विदेशों में रहते थे, काम करते थे या कुछ भी करते थे, जब हम्म। कोरोना तथाकथित रूप से फैली तो उन लोगों को हम्म। लाने के लिए जो है हवाई जहाज भेजी गई, और जो हम्म। हमारे ही देश के एक कोने में रह रहे हैं और दूसरे कोने में वो जा रहे थे, तो उन हम्म। लोगों के लिए कोई सुख सुविधा का साधन नहीं दिया गया। हम्म। तो ये जो दोहरापन है, ये कहीं ना कहीं उसी मानसिकता को दर्शाता है कि जो इंडिया के लोग और भारत के लोग, तो जो हम्म। भारत के लोग हैं उनकी ये पीड़ा है, वो उन्हें ही इस पर सोचना होगा कि वो इस चीज से कैसे निपट सकते हैं। बाकी हम्म। जो दूसरा जो वर्ग है, उनके लिए ये चीजें मैटर नहीं करती है, उनको ये लगता है कि वो मतदान कर देगा, हो गया मतदान, हाँ। लोकतंत्र की जीत इसी। चुनाव जी। आयोग जब एक नॉर्मल सिचुएशन था देश में, तो चुनाव आयोग जो था वो लोगों को जागरूकता अभियान किया करती थी जब ऑफलाइन वोटिंग होती थी। तो उसके बावजूद मैक्सिमम होता था तो 50-55 इसी के अराउंड वोटिंग होती थी। अगर ऑनलाइन वोटिंग होगी तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कितने परसेंटेज वोटिंग हो पाएगी? देखिए, सवाल वोटिंग का नहीं है, परसेंटेज का नहीं है, हाँ। सवाल ये है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जी। तो वो फ्री और फेयर फेयर इलेक्शन ऑनलाइन नहीं हो सकती है। हाँ। आप ये देख रहे होंगे कि सारे फ्रॉड, सारे चीटिंग आजकल साइबर क्राइम के माध्यम से हो रहा है, टेक्नोलॉजी हाँ। के माध्यम से हो रहा है। और हम्म। उस देश में जहां आज तक हम जो है एक अधिवक्ता हैं, उसके बावजूद फोन के सारे फंक्शन मैं नहीं जान पाता हूं, मुझे ये हम्म। पता नहीं है कि कितने हमारे मोबाइल में जो ऐप है, कौन सा ऐप सिक्योर है, कौन सा सिक्योर नहीं है। तो हम्म। उस देश में जहां पे टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा समझ आम जनता को नहीं है, उस देश में ऑनलाइन इलेक्शन का कोई मतलब मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है हम्म। कि इससे ज्यादा बेहतर होगा कि चुनाव आयोग इलेक्शन बंद कर दे। हम्म। जी। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि जिसे बिहार के जो जनता है, एक तो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, क्या वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो दिख रहा है बिहार में, या कि जो ये माहौल है, जो संकट है, इससे वो दोहरी एक तो विपक्ष के साथ दो चुनौतियां थी। एक तो वो चाहते अगर तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का लाभ ले सकते थे, और उसके बाद जो कोरोना का संकट जिस तरीके से सरकार विफल रही है, इसका भी फायदा ले सकते थे। तो क्या आपको लगता है कि ये फायदा ले पाने में सफल हो पाएंगे? देखिए, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि सरकार तो असफल है ही है, हम्म। विपक्ष भी असफल है। हम्म। विपक्ष जो है, जिन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए था, आप एक बात हम्म। बताइए कि जो कोरोना के काल में 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए देश के, उसके हम्म। बाद मजदूरों को और जरूरतमंद लोगों को पानी की बोतल की, प्लास्टिक की बोतल की जो है वो
प्लास्टिक को चप्पल बना करके पहनना पड़ा, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या होगी। तो इन सारे मुद्दे पर जब विपक्ष अगर असफल रही है तो कहां से इन चीजों का यूज कर पाएगी। और आपने जो सवाल किया कि विपक्ष कितना लाभ ले पाएगी, निश्चित रूप से अगर विपक्ष लाभ ले पाती और विपक्ष अगर सही से काम करती तो आज ये स्थिति नहीं होती। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने काम में अपने तब्दील किया, उसका विरोध कहाँ किया। किसी विपक्षी पार्टी ने कहा कि मैं सत्ता में आऊंगा तो जो लाल किला को जो ठेके पे दिया गया है मैं उसका खंडन करूंगा, और लाल किला को जो है हम अपने व्यक्तिगत रूप से लेकर के सरकार उसको मैनेज करेगी, इस तरीके का तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अभी जो इंडियन रेलवे को जो है प्राइवेट लोगों के हाथों में दी जा रही है, इसका किसी विपक्षी पार्टी ने कहा विरोध किया कि मैं सत्ता में आऊंगा तो इसे रोकूंगा। इस तरीके का विरोध तो आया नहीं। आप देख लीजिए कि जितना जो एयरपोर्ट्स है बेचे जा रहे हैं, तो कहां किसी विपक्ष की पार्टी ने आया और आकर के कहा कि मैं सत्ता में आऊंगा तो इन एयरपोर्ट की नीलामी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष या तो मुद्दे से झुक जा रहा है या भटक गया है, या विपक्ष जो है पूरी तरीके से डर गया है या कंफ्यूज है। अब आप बिहार की राजनीति की ही बात करिए तो बिहार में जिस तरीके की यूनिटी दिखनी चाहिए विपक्ष के पास, जिस तरीके का एग्रेशन दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। अभी जो है मैं देख रहा हूं कि पूरी जो पॉलिटिक्स है वो भारतीय जनता पार्टी के ही क्लच में है। बिहार की भी पॉलिटिक्स की बात करें तो बिहार में अभी मेजर फैक्टर, अगर बिहार की राजनीति की बात करेंगे तो जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि ये तो यहाँ एक यादव वोटर है, दूसरा मुसलमान वोटर है, यही दो फैक्टर है। तो अगर आप देखेंगे कि जो यादव वोटर है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेलना शुरू कर दिया है, नंद किशोर यादव और नित्यानंद राय के रूप में। नित्यानंद राय जी जो है यादव कम्युनिटी से आते हैं और वो यहाँ पे जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके बाद जो है नंद किशोर यादव जी हैं, तो उनको बात उसने उछाला है कि मुख्यमंत्री के रूप में हम पेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो बड़ा तबका है यादव कम्युनिटी को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो ट्रेडिशनल वोटर है ये आरजेडी का, लेकिन ट्रेडिशनल वोटरों के साथ जिस तरीके का वो होना चाहिए था राष्ट्रीय जनता दल का, अभी तक नहीं दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है स्ट्रेटेजी की पॉलिटिक्स करती है। तो उसकी पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी जो है वो ये है कि नीतीश कुमार जी को हम डायरेक्ट विरोध नहीं करें और इनडायरेक्ट विरोध करके उन्हें मुख्यमंत्री से हटा दें और मुख्यमंत्री की जो चाबी है वो अपने हाथ में ले ले। और दूसरी जो कोशिश है कि जो बड़ा चेहरा है बिहार का तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं उसके परिवार में ही लड़ा दें, परिवार में ही उलझा दें। और मैं आपको बता दूं तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का चुनाव अगर वो लड़ते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन्हें हराने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। मेरी व्यक्तिगत सलाह है तेजस्वी जी के लिए कि उन्हें बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और नहीं लड़ते हुए वो सिर्फ पार्टी के प्रचार का कार्य करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इसमें स्ट्रेटेजी ये होगी कि तेज प्रताप जी जो तेजस्वी जी के बड़े भाई हैं उनको चुनाव जिता दें और तेजस्वी यादव को चुनाव हरवा दें। चूंकि तेजस्वी यादव ज्यादा एक्सेप्टेंस है जनता में और कार्यकर्ता में, तो अगर तेजस्वी यादव जी की हार हो जाएगी, होने के साथ तेज प्रताप जो है उन पे हावी होने की कोशिश करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल बिखर जाएगी और तेज प्रताप, तेजस्वी यादव और लालू परिवार, राष्ट्रीय जनता दल आपस में ही लड़ जाएगा। जैसे ये चीज होगा तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपना वो बना लेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे आसान पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि यही है। और अगर किसी भी तरीके से
बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव अगर तेजस्वी जी लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि किसी भी तरीके से तेज प्रताप जी को जिता दिया जाए और तेजस्वी यादव को हरा दिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड रियलिटी जो है, अगर आप बात करेंगे तेजस्वी जी के विधानसभा का, तो वहां पे इन्होंने बहुत ज्यादा दौरा नहीं किया है, बहुत ज्यादा वो गए नहीं है, तो वहां उनकी कंडीशन जो है अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। अच्छा, एक फैक्टर और है कि जो क्या ये लगता है कि जो बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020 के चुनाव में जो अभी आपने पारिवारिक बात करी, तो जो तेज प्रताप के परिवार में, जो तेज प्रताप के निजी जीवन में भी उथल पुथल है, तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक अहम फैक्टर होगा, इस मुद्दे को चुनाव में उछाला जाएगा? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि इसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। हाँ। और जो ऐश्वर्या के फादर हैं वो भी अब राष्ट्रीय जनता दल छोड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज की कोशिश होगी कि इसको लाभ लिया जाए, लेकिन इस मुद्दे को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी, क्योंकि ये वो मुद्दा है, ये थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पर डायरेक्ट लाभ लेने की कोशिश नहीं करेगी, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि उसे तेज प्रताप को जिंदा रखना है। तेज प्रताप जी बिहार की राजनीति में जिंदा रहेंगे तभी तेजस्वी जी का विरोध हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सिंपल सी कोशिश होगी कि तेज प्रताप जी चुनाव जीत जाए और तेजस्वी जी चुनाव हार जाए। तो ये करने के लिए अगर उस मुद्दे को ज्यादा हवा देती है भारतीय जनता पार्टी, तो तेज प्रताप जी पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मुझे जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर कम फोकस करेगी, उस मुद्दे पर दूसरे जगहों पे फोकस करेगी, बिहार के अन्य जगहों पर फोकस करेगी, लेकिन डायरेक्ट हमला अगर वो करेगी उस मुद्दे पर तो उसका नुकसान तेज प्रताप जी को होगा। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर हावी होने की कोशिश करेगी। जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि वहां की जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या चल रहा है? अगर आप किसी तो कुछ लोगों से अगर मिले हों, तो कहीं कभी आप मतलब कि कोई ऐसा मिला जो थोड़े बहुत पॉलिटिक्स बारे में बात करे, या कोई आपको लगता है वहां के लोकल जनता को देख के क्या लगता है आपको कि क्या मन बनाई है जनता? देखिए, जनता की जो है कोई माइंड पहले से प्रिजुडिस होती नहीं है, लेकिन कोरोना से पहले की स्थिति जो मैंने भापी थी उसमें कंडीशन यह थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी एक साथ चुनाव में आती है तो वो लोग जीत के तरफ जा रहे थे। लगभग 40 सीट 45 सीट के आसपास, 50 सीट के आसपास राष्ट्रीय जनता दल उस वक्त तक सिमट रही थी। लेकिन कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना इफेक्ट जो है, इस चीज को विपक्ष कितना भुना पाता है और भारतीय जनता पार्टी अपने जो 500 रुपए का वो है उससे कितना मैनेज कर पाती है, कितना पॉलिश कर पाती है, ये देखने की चीज। तो बाकी जो है अगर प्री कोरोना की बात करेंगे तो मेरे अनुसार जो है दोनों अगर एक साथ चुनाव लड़ती हैं तो उस कंडीशन में इन लोगों का पक्ष मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का। अगर जेडीयू का, जनता दल यू, तो इन लोगों का जो है स्थिति अच्छी होगी। 40 सीट के आसपास, 40 से 50 के आसपास कोरोना के पहले तक सिमट रही थी। बाकी जो है इसका कीमत थोड़ा सा बीजेपी को चुकाना पड़ेगा कोरोना काल का। जो मजदूर बाहर से आए हैं, जो तकलीफें उन्होंने झेली, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाकी अगर किसी कारण से तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव में जाती है, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, तो उस कंडीशन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे रहेगी और जेडीयू तीसरे नंबर पे जा सकती है। ये जो है जनता का मूड इस टाइप से है। लेकिन एक सबसे बड़ा डर है कि बहुत ज्यादा तेजस्वी पे जो है लोग विश्वास अभी नहीं दिखा रहे हैं। उसके पीछे एक वजह ये भी है कि तेजस्वी मास लीडर अपने आप को अभी तक नहीं बना पाए हैं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ उनका कनेक्शन बहुत कमजोर है और उन जो बड़े लीडर हैं वो कॉन्फिडेंस में नहीं है। कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है
क्या उन लोगों की ट्यूनिंग गड़बड़ है या कहाँ दिक्कत है, ये समीक्षा का विषय है, वो लोग इंटरनली समीक्षा करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि उनके जो बड़े लीडर हैं वो बहुत विश्वास में नहीं दिख रहे हैं, बहुत एग्रेशन में नहीं है, और इसकी कीमत राष्ट्रीय जनता दल को चुकानी पड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव में। और जिस तरीके का संबंध तेजस्वी जी को स्थापित करना चाहिए, जिस तरीके का डायरेक्ट संवाद लालू जी स्थापित करते थे और सभी लोगों से मिलते थे, उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि यादव और मुस्लिम का एक बड़ा तबका है जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल है, वो अपने आप को तेजस्वी जी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, और तेजस्वी जी उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी जी को ये लग रहा है कि ये तो हमारा वोट है ही, और कहीं ना कहीं ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है इन वर्ग का, उन्हें ये लग रहा है कि वाई शुड आई कास्ट माई वोट इन फेवर ऑफ आरजेडी और तेजस्वी यादव, जहां वो गलती करें। अच्छा, जाते जाते एक छोटा सा कमेंट कर देंगे, आप 3 पार्टियों का नाम गिनाए लेकिन एक कांग्रेस छोड़ दिए, तो कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है, छोटा सा कमेंट आपसे जानना चाहूंगा इस पर। देखिए, कांग्रेस एक सहयोगी पार्टी है, कांग्रेस जो है एक सहयोगी पार्टी की भूमिका में रहेगी। वो गठबंधन में रहेगी तो अच्छा करेगी, और अपने बलबूते पे कांग्रेस बहुत ज्यादा अच्छा बिहार में करने जा रही है, ऐसा नहीं लग रहा है। जबकि अगर आप वोट की बात करेंगे, वोट परसेंटेज की बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में एक बड़ा फैक्टर उभरने वाला है जिसका नाम पप्पू यादव है। पप्पू यादव इस चुनाव में एक बड़े फैक्टर के रूप में उभरेंगे। अगर इस फैक्टर को अगर किसी भी तरीके से तेजस्वी जी मैनेज करते हैं, तो मुझे लगता है कि 25 से 30 सीटों पर होने वाले नुकसान को बचा पाएंगे। और अगर पप्पू जी को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि 3 से 7 हजार तक वोट पप्पू यादव लगभग 20 से 25 विधानसभा में लेने जा रहे हैं। और इसकी कीमत, पप्पू यादव की सबसे बड़ी कीमत आरजेडी को ही चुकानी पड़ेगी, क्योंकि पप्पू यादव जो वोट काटने जा रहे हैं वो किसी और पार्टी का नहीं, बल्कि राजद का ही मास जो वोट है, उसी वोट को वो बड़ी संख्या में काटने जा रहे हैं। तो इससे भी एक बीजेपी को भी इससे मतलब कि बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, बीजेपी को फायदा हो ना हो, लेकिन यह जरूर है कि राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा नुकसान होने जा रहा है अगर अलग चुनाव लड़ते हैं पप्पू जी तो। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया संदीप जी।